सिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी। अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसने अपने माता पिता से अच्छे संस्कार भी पाए थे। उसके गुणों को देखते हुए उसके लिए धीरे धीरे एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे। बहन जी, हमें ज्यादा दान दहेज का लालच नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि एक अच्छी सुशील संस्कारी लड़की आकर हमारा घर संभाल ले। बस हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए बहन जी, हमने तो अपनी तरफ से बिटिया को संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी तो सबका अपना अपना भाग्य है। माँ बाप बच्चों का भाग्य तो नहीं लिख सकते, बस प्रयास ही कर सकते हैं कि उनका जीवन सुखमय बीते। वाह वाह बहन जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा कर मैं आपको खबर करती हूँ। जी बहन जी, बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। जल्दी सिया और मोहन की सगाई की तारीख निकल जाती है और ठीक 1 महीने बाद शादी करके सिया मोहन के घर यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। फिर शादी के अगले दिन। सिया बेटा, कैसी है तू? सब सही है ना ससुराल में? हाँ माँ, सब सही है। माँ जी भी अच्छी है और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप कैसी हैं? सिया अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। सिया बेटा, अब तुम ससुराल आ गई हो तो फोन रख दो और यहाँ पर घुलने मिलने की कोशिश करो। ऐसे तुम मायके में ही अटकी रहोगी तो यहाँ पर कभी नहीं जुड़ पाओगी। शादी की बात पहले ही दिन सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिया को बहुत बुरा लगा। वो माँ जी, मम्मी को थोड़ी चिंता हो रही थी ना, तो इसलिए फोन करके हालचाल पूछ रही थी। अच्छा, शादी से पहले तो तुम्हारी मम्मी संस्कारों की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बस यही है संस्कार कि नई नवेली ब्याही बेटी की घर गृहस्थी में दखल अंदाजी शुरू कर दो। एक दिन हुआ नहीं बेटी की शादी को कि फोन करके कान भरने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा है बेटी ब्याह कर ससुराल नहीं बल्कि काला पानी गई है, जो तुम्हारी मम्मी को इतनी चिंता हो रही है। अरे भाई, कन्यादान की रस्म का मतलब ही यही है कि अब उनका नाता तुमसे खत्म। उन्होंने खुद तुम्हें हमें सौंप दिया है, तो फिर घड़ी घड़ी फोन पर क्या जानना है उनको। माँ जी, मेरी मम्मी ने मेरे कान नहीं भरे हैं और न ही उन्होंने कोई दखल अंदाजी की है। बस एक फोन ही तो किया है। मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरी माँ की एक फोन करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सिया की बातों का सास पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वो तो जैसे राशन पानी लेकर नई बहू सिया पर चढ़ गई थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था वो सिया को सुनाती चली जा रही थी। सास के मुंह से खरी खोटी बातें सुनने के बाद सिया आंखों में आंसू लेकर कई घंटे तक गुमसुम से अपने कमरे में बैठी रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी चंद दिनों पहले तक प्यार और ममता लुटा रही सास अचानक ये किस रूप में आ गई है। सिया के दिल को गहरा आघात लगा था, फिर भी अपने नए जीवन की शुरुआत वो ऐसे आंसुओं के साथ नहीं करना चाहती थी। फिर 2 दिन बाद। हेलो जी, मम्मी जी नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? दामाद जी, घर पर सब कैसे हैं? जी हाँ, सब लोग ठीक है। और सिया कैसी है? जी सिया भी बिल्कुल ठीक है। रुकिए, मैं अभी बात करवाता हूँ। फिर मोहन सिया को फोन देता है। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप सब? क्या बात है बेटा, 2 दिन हो गए तेरा कोई फोन भी नहीं आया। मैंने फोन मिलाया भी था लेकिन तूने उठाया नहीं, तब जाकर मैंने मोहन जी को फोन मिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं ना थोड़ी सी बिजी थी तो फोन नहीं उठा पाई। आप बताएं, घर में सब लोग ठीक है ना? हाँ बेटा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जब से तू गई है घर तो जैसे काटने को आता है। पूरा घर बिल्कुल खाली हो गया है। तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता बेटा। माँ बाप बेटी को घर से विदा तो कर देते हैं, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाए। आप परेशान मत हो माँ, मैं जल्दी मिलने आती हूँ। आप अपना और पापा का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। सिया ने देखा कि मोहन गुस्से में उसके फोन रखने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मम्मी की तो हद हो गई है सिया। अरे ये बात पर मेलोड्रामा करने की आखिर क्या जरूरत है? अच्छा, तो मेरी मम्मी ड्रामा कर रही थी। आपकी मम्मी मुझे बात बात पर संस्कार सिखाती है और मेरी माँ जो आपकी भी सासू माँ लगती है, उनकी अपनी बेटी के लिए आंसू आपको ड्रामा लग रहे हैं। वाह, संस्कार तो इसे कहते हैं, है ना? हाँ, मेलोड्रामा कहते हैं इसे। अगर तुम फोन नहीं उठा पाई तो झट से मुझे फोन लगा दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ना जाने तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, जिसकी चिंता में तुम्हारी मम्मी घुली जा रही है। मैं सब समझता हूँ। हमारे घर की पल पल की जानकारी लेने के लिए ही तुम्हारी मम्मी रोज तुम्हें फोन करती है ना?
आपकी मम्मी ऐसी बातें बोलती थी तो मुझे लगा उनकी उम्र हो गई है। उनका जमाना अलग है इसलिए उनकी सोच ऐसी है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे। सिया देखो, सीधी सी बात है, जो लड़कियां पल पल की खबर अपने मायके पहुंचाती है उनके घर कभी आबाद नहीं होते। अरे क्या जरूरत है अपने जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी बात मायके में बताने की। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपना नया जीवन शुरू करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के हर मामले में तुम अपनी मम्मी से एक्सपर्ट राय लेकर यहाँ उनकी मर्जी चलाओ। 10 साल पहले तक जब लड़कियों के पास मोबाइल फोन नहीं थे तब क्या शादियां नहीं होती थी? वो लड़कियां भी तो अपने ससुराल में रहती ही थी ना। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आज के समय से ज्यादा ही खुश रहा करती थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इस घर में ऐसा क्या कष्ट है जो तुम रोज रोज फोन पर आंसू टपकाती रहती हो? मोहन की बात सुनकर सिया को समझ में आ गया था कि पूरे परिवार की सोच में ही खराबी है। इन लोगों के साथ किसी भी तरह की बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि किसी की सोच को 2 दिन में बदला नहीं जा सकता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हर शादीशुदा लड़की की तरह सिया भी ससुराल की पसंद नापसंद के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश में लगी हुई थी। बेटा सिया, तेरा सोने का हार और मांग टीका तो मेरे पास अलमारी में ही रह गया। बड़ी गलती हो गई बेटा, तुझे जरूरत हो तो मैं कल ही भिजवा देती हूँ। अरे मम्मी, वो बुआ के यहाँ से लौटने के बाद मैंने ही तो आपकी अलमारी में अपने गहने रखवाए थे। आप माफी क्यों मांग रही है? और मैं सोने का हार कोई रोज थोड़ी ना पहनती हूँ। आप रखे रहिए, मैं अगले महीने रक्षाबंधन पर आऊंगी ना, तब ले लूंगी। तुम घर आए नहीं कि मम्मी जी का फोन करना फिर से शुरू? हाँ भाई, बेटी के घर पहुंचती ही ताज़ा खबर जो चाहिए होगी। मोहन, मेरी मम्मी किसी की चुगली करने के लिए फोन नहीं करती। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी घर पर छूट गई है, इसलिए उनका फोन आया था। क्या ज्वेलरी छूट गई? देखो सिया, माँ को मत बताना कि तुम अपने गहने मायके में देकर आए हो, वरना जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। मोहन, में देकर नहीं आए, बल्कि वो गलती से रह गए। और दूसरी बात, अगर मेरा कोई सामान मायके में है भी तो क्या वहाँ चोर डाकू रहते हैं जो चुरा लेंगे? उस रोज तो सिया का मूड इतना खराब हुआ कि उसने पूरे 2 दिन तक पति से बात तक नहीं की। मोहन को भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, इसलिए उसने भी सिया से बात करके झगड़े को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की। लगता है मुझे ही बात को खत्म करना होगा, नहीं तो ये झगड़ा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मम्मी, वो मुझे कहीं शादी में जाना है, उसके लिए उन गहनों की जरूरत है। आप प्लीज पापा के हाथ मेरा सामान भिजवा देंगे, और आप पापा को कहिए कि चुपके से मेरा सामान सिर्फ मेरे हाथ में ही दे। किसी और के सामने गहनों के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है बेटा। फिर अगले दिन सिया के पापा उसका सामान लेकर आते हैं और गहनों की पोटली उसके हाथ में देकर लौट जाते हैं। मैंने मायके से अपने गहने वापस मंगवा लिए हैं। संतुष्टि के लिए आप एक बार चेक कर सकते हैं कि सारा सामान सही सलामत वापस आ गया है या नहीं। गहनों के वापस आ जाने के बाद धीरे धीरे मोहन भी सामान्य हो गया और सिया से बातचीत करने लगा। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सास उसके कमरे में आती है। सिया बहू, अपने गहने देना जरा। क्या हुआ माँ जी? अरे वो अलीगढ़ वाली जीजी के यहाँ शादी में जाना है ना, तो मैंने सोचा तेरा हार और सोने की कंगन पहन कर चली जाती हूँ। सिया खुद भी शादी में अपना हार और कंगन पहन कर जाना चाहती थी, लेकिन शर्मिला ने बिना सिया की इच्छा पूछे उसके गहने उससे ले लिए। फिर कुछ दिन बाद, मोहन, मैंने आपसे कहा था ना कि आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। हम लोग बाजार चले गए, लेकिन आप अभी तक लौट कर नहीं आए। फोन रखने के बाद सिया कुछ उखड़ी हुई सी नजर आ रही थी। बहू को ऐसे चिड़चिड़ा हुए देखकर उसकी सास उसे कहती है, क्या बात है बहू, इतने परेशान सी क्यों नजर आ रही है? कुछ काम था क्या मोहन से, जो उसको जल्दी आने के लिए कह रही थी? हाँ मम्मी जी, मैं काफी दिनों से नए पर्दे और चादर लेने के लिए कह रही हूँ, ताकि मेरे रूम का लुक थोड़ा चेंज हो जाए। लेकिन मोहन तो जैसे टस से मस ही नहीं होते। बड़ी मुश्किल से आज मैंने अपने साथ जाने के लिए मनाया था, लेकिन ये अभी तक ऑफिस से घर आए ही नहीं। अरे मैं पूछती हूँ कि नए पर्दे और चादरों की आखिर जरूरत क्यों है? तेरे कमरे के पर्दे और चादर फटे हुए हैं क्या? माँ जी, बात फटने की नहीं है, मैं बस अपना कमरा अपनी पसंद से सजाना चाहती हूँ। अरे बहू, ये अपनी पसंद क्या होता है? पूरे घर में पहले से ही पर्दे लगे हुए हैं, उनमें क्या खराबी है बताओ तो? बस यही होते हैं संस्कार। मेरा बेटा मेरी मर्जी के बिना पर्दे तो क्या, तुझे एक रुमाल भी नहीं दिलाने वाला।
और तू भी कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मुझसे पूछे बिना मेरे घर में कोई काम नहीं होना चाहिए। तुझे तो रुपयों की कदर ही नहीं है। शुक्र है मेरा बेटा समझदार है जो तुझे टाल रहा है, तब भी तू नहीं समझ पा रही कि ये उसका ना कहने का तरीका है। लेकिन मम्मी जी मैं बस अपने कमरे की बात कर रही हूँ, बाकी का घर जैसे रखना है आप रखिए, लेकिन कम से कम मेरा कमरा तो मुझे अपनी पसंद से सजाने दीजिए। सिया बहू, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें बताया नहीं कि ससुराल में अपनी पसंद जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये मेरा घर है और तुम्हें यहाँ के कायदे के अनुसार रहना सीखना होगा। सिया समझती थी कि उसकी बात को भी सही कहने वाला इस घर में कोई नहीं है। सास के साथ साथ उसका पति भी बिल्कुल अपनी माँ की ही परछाई था, इसलिए सही होते हुए भी वो घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप हो जाती थी। अभी सिया की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे और वो अभी अपने ससुराल के तौर तरीकों में रमने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सास ने सिया पर बच्चा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोहन, मैं अभी बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ ले, उसके बाद ही हम बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे। क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो? क्या मैंने आपको ऐसा कब कहा कि मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ? लेकिन अपनी जिंदगी में किसी तीसरे को लाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को तो अच्छी तरह समझ ले, एक दूसरे की पसंद नापसंद, अच्छाई और बुराई दिल से अपना ले, ताकि हमारा आने वाला बच्चा एक अच्छा और खुशहाल बचपन जी सके। पत्नी सिया के तर्कों से मोहन निरुत्तर हो गया था, इसलिए उस समय तो वो चुप हो जाता है, लेकिन अगले दिन पति और पत्नी के बीच में हुई बातों को वो अपनी माँ को बता देता है। देख मोहन, तेरी शादी को 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। अगर इतने दिनों में भी तुम दोनों पति पत्नी की गाड़ी अलग अलग पटरी पर दौड़ रही है तो इसमें मैं तो तेरा ही दोष बताऊंगी। अरे भाई, पति की लगाम तगड़ी हो तो मजाल है कि लुगाई अपनी हद से बाहर निकल जाए। अरे औरत होकर उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि बच्चा आएगा कि नहीं आएगा ये वो तुझे बताने लगी। माँ के उकसाने का मोहन पर ऐसा असर हुआ कि अब वो सिया की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। मोहन, ये हमारे बच्चे का सवाल है। मैं जो भी कह रही थी हमारे होने वाले बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ही कह रही थी, लेकिन अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सिया ने एक बार फिर अपने हथियार डाल दिए थे और मोहन की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो गई थी। कुछ ही दिन बीते तो सिया ने अपने गर्भवती होने की खबर सुना दी। सिया बहू, मैं देख रही हूँ कि तू आजकल पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। प्रेग्नेंट हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बीमारों की तरह बस लेटी ही रहेगी और मेरा बेटा तेरी सेवा में लगा रहता है। मम्मी जी, मुझे डॉक्टर ने 3 महीने तक रेस्ट के लिए बोला है, फिर भी मैं घर के काम निपटाने के बाद ही लेटती हूँ। और मोहन ने तो आज तक मुझे एक गिलास पानी भी लाकर नहीं दिया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसिया बहू, हमारी आंखें बंद नहीं है, सब दिखाई दे रहा है हमें कि कैसे मोहन तेरे आगे पीछे घूमता रहता है। सास के हर बात में नाक घुसाने की आदत के कारण सिया प्रेगनेंसी के 9 महीने बड़ी कठिनाई से बिताती है। किसी तरह 9 महीने बीतने के बाद सिया एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद सिया अब सास की बातों पर बहुत कम ध्यान देती है। उसकी पूरी दुनिया अपनी बेटी अंशिका के आसपास ही घूमने लगी थी। मोहन के व्यवहार में भी बेटी की जन्म के बाद बहुत बदलाव आ गया था और वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सिया, मैं चाहता हूँ कि हमारा बस एक ही बच्चा रहे। अंशी मेरी जिंदगी है और मैं अपने जीवन में अंशी की जगह किसी को नहीं दे सकता। मैंने सोचा है कि मेरा जो भी है वो सब अंशी का ही है। उसका प्यार मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। मेरी भी यही इच्छा है कि हम दूसरे बच्चे के बारे में ना सोचकर अंशी के भविष्य के बारे में सोचे। मोहन और सिया अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे और उन दोनों की यही राय थी कि उन्हें अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। फिर कुछ दिन बाद सिया बहू, अंशिका 2 साल की हो गई है, अब यही सही समय है दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। मम्मी जी, मैंने और मोहन ने डिसाइड किया है कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। अरे ऐसी बेहुदा सोच बस तेरी ही हो सकती है, इसमें मेरे बेटे को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार को लड़का हुआ होता तो हम मान भी लेते कि तुम दूसरा बच्चा नहीं करोगे, लेकिन भूल मत कि बेटी हुई है तुझे और बेटी की माँ ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करती। एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए। खानदान का वंश तेरी लड़की नहीं लड़का ही आगे बढ़ाएगा।
शर्मिला सिया को मोहन के सामने जली कटी बातें सुनाती रहती है और मोहन चुपचाप सुनता रहता है। फिर रात को, बस यही है तुम्हारी बातों का महत्व। अभी कल तक तुम्हें बस एक ही बच्चा चाहिए था और आज जब सबके सामने ये बात स्वीकार करने का समय आया तो मुंह पर पट्टी बांधकर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। मन को ठंडक पड़ गई होगी ना मुझे मम्मी जी से बातें सुनवाकर। ऐसी बात नहीं है सिया, मैं वाकई में दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूँ, लेकिन माँ को कौन समझाए। मोहन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है आप लोगों के मुंह से यही सुनती आ रही हूँ कि माँ को शादीशुदा बेटी के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। आपकी बात मानकर मैंने अपनी माँ से अपना दुख दर्द बांटना भी बंद कर दिया। मैं यहाँ मर रही हूँ या जी रही हूँ, मेरी माँ को कुछ नहीं पता और मेरी माँ ने भी कभी अपना दायरा लांघकर मेरे ससुराल के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ आपकी माँ है जिन्हें हर उस बात से मतलब है जो मुझसे और आपसे जुड़ी है। शादीशुदा बेटे के कमरे के पर्दे चादर से लेकर उसकी पत्नी की हर छोटी सी छोटी बात के बीच में बोलना वो अपना हक समझती है। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, ये भी वही डिसाइड करना चाहती है। आपको नहीं लगता कि ये पति पत्नी का बेहद निजी मामला है जिसके बीच में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। मैं अगर अपने मायके में कोई गहना भूल जाऊं तो मेरी माँ की गहनों पर नजर है और आपकी मम्मी बिना मेरी इच्छा जाने मेरी ज्वेलरी पहनकर कहीं पर भी चली जाती है, उसका क्या। सिया, माँ कोई बाहर वाली थोड़ी ना है जो तुमसे कुछ भी कहने से पहले उन्हें सोचना पड़े। मोहन, जब बेटे या बेटी की शादी हो जाती है ना तो हर माता पिता को ये बात समझनी चाहिए कि अब उनका बेटा या बेटी वयस्क हो गया है। उन्हें उनके जीवन के फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। आपकी मम्मी कोई मौका नहीं छोड़ती आपको ये जताने के लिए कि माँ पत्नी से ऊपर होती है और पत्नी को दबाकर रखने से ही आप मर्द कहलाएंगे। आप खुद सोचकर बताएं ना, क्या कभी आपकी माँ ने आपको कहा कि आपको अपनी पत्नी या बेटी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। मेरी माँ से तो आपको बहुत खतरा था कि वो मेरा घर तुड़वा देंगी। एक बार सोचकर बताए, क्या आपकी माँ ने कभी हमारा घर बसने दिया है? हम तो बस एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। हमारे घर में ना प्यार है, ना विश्वास है और ना ही सम्मान है। ऐसा किस किताब में लिखा है कि बेटी की माँ घर तुड़वा देती है, लेकिन बेटे की माँ चाहे जो करे उससे घर नहीं टूट सकता। सिया की बातें सुनकर मोहन को एहसास हुआ कि सिया का कहा हुआ एक एक शब्द सच है। तुम सही कहती हो सिया, गलती मेरी भी है जो मैं आज तक हर समय माँ का हाथ पकड़कर चलता रहा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज के बाद हमारी गृहस्थी में किसी का दखल नहीं होगा। मोहन की बात सुनकर सिया उसके गले लग जाती है और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेटा बहू के बीच में सब कुछ सही चलता रहे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि माँ अपनी सीमा ना लांघे।